नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के टॉप 15 क्वेश्चन। तो इस 15 क्वेश्चन का आप लोग जो है जवाब देने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप इसको अटेंड करिएगा। दोस्तों, क्योंकि एक क्विज के रूप में आप लोगों के सामने होगा, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो क्या दर्शाती है। तो दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी से मतलब है कि जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन डेवलपमेंट इन इकोनॉमी टेक्स प्लेस द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन नेशनल इनकम, यानी कि जब डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का, तब टर्सरी सेक्टर का जो नेशनल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आई होप आपको सेक्टर के बारे में पता होगा इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली रॉ मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, तो ये आपको प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपको आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप इंडस्ट्री को ले सकते हैं। टर्सरी सेक्टर में जो है सेवा से संबंधित होते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर होते हैं, तो ये टर्सरी सेक्टर होते हैं। तो सर्विस सेक्टर में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इंक्रीज होगा, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है बढ़ती जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, यानी कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है कैसे हुई। तो दोस्तों, तो सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो दोस्तों, पहले जो है 1991 से पहले 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आई, तो उससे पहले जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो सरकार ही करती थी, यानी कि किसी भी दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं था। लेकिन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके तहत जो है भारत ने अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जो है उदार बनाया। तो यहाँ पर सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाएगा कि कब जो है इस तरह के उदारीकरण भारत दिखाया, तो 1991 में, यानी कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाई गई भारत सरकार द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाई, यानी कि भारत में जो कृषि आय की गणना जो है किस विधि द्वारा जो है किया जाता है। तो दोस्तों, आउटपुट मेथड के द्वारा जो है किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, आउटपुट विधि के द्वारा भारत में कृषि की आय की गणना की जाती है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ द ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है हिंदू विकास दर की जो है शब्द जो है किसने गढ़ा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य कृष्णा। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, राज्य कृष्णा के द्वारा जो है यहाँ पर हिंदू रेट ऑफ द ग्रोथ जो है टर्म क्वाइन किया गया। तो हिंदू रेट ऑफ द ग्रोथ इन द टर्म रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट of the economy of India before the economic reform of the 1991, which stagnated around 3.5% from 1950s to the 1980s, while per capita income growth averaged around 1.3%। तो इस तरह से स्टैग्नेटेड हो गया था 3.5% पे, तो इसको हिंदू जो है रेट ऑफ द ग्रोथ बोला गया राज कृष्णा के द्वारा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को हुई थी। और इसका पहले मुख्यालय था
कोलकाता, लेकिन 1937 में 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी इसके जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका अगर पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, 1937 के बाद हेडक्वार्टर इसका हो गया है मुंबई। तो यहाँ पर इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ द आरबीआई रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। तो देखिए ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होता है आरबीआई का, उसमें जो खरीद और बिक्री होती है किसकी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट बॉन्ड की। तो जो सरकारी बॉन्ड होती है उसकी खरीद और बिक्री होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है किसी भी कंट्री की, वो किसके द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दोस्तों पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की कैसी है उस पर जो है डिपेंड करती है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होती है। तो पर कैपिटा इनकम जो है बेसिक क्राइटेरिया है, जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, पर कैपिटा इनकम के द्वारा जो है स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंट किया जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज द एजेंसी द गवर्नमेंट एज इंगेज टू ग्रेड एंड स्टैंडर्डाइज वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो कौन से यहाँ पर आपको एजेंसी है जो कि विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेड और मानकीकृत करने के लिए सरकार ने यहाँ पर लगाया है? तो दोस्तों इसका जो है आपको करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टरेट ऑफ द मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ध्यान रखिएगा विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो है वो इसका जो है काम करता है। 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन तो नीली क्रांति इसको बोलते हैं, तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। इसी तरह से देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन है तो आपको देखने को मिलेगा मिल्क प्रोडक्शन से। फूड एंड ग्रेन जो प्रोडक्शन है ये आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो ध्यान रखिएगा। और वाइल्ड सीड प्रोडक्शन से येलो रिवॉल्यूशन है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि द कमीशन इन इंडिया डीलिंग विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं, आए दिन बहुत ही चर्चा में रहती है। ध्यान रखिएगा कि कमीशन कौन सा है जो कि डील करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, प्रोक्योरमेंट प्राइस से इन कनेक्शन विद द एग्रीकल्चरल गुड। तो देखिए एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड द प्राइस कमीशंस है, यही जो है एमएसपी डिसाइड करती है कि किसी भी फसल का जो है एमएसपी कितना रहने वाला है। तो कमीशंस ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड द प्राइस निर्धारित करती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट हायर प्रोडक्शन थ्रू। तो अभी मैंने बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस इंडिकेट करती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर जो है कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली गेहूं और चावल से संबंधित था कि इसके प्रोडक्शन में जो है भारी बढ़ोतरी हुई थी 1967 के अराउंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ द हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग। तो देखिए भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो नॉर्मन बोरलग इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इंडिया में एमएस स्वामीनाथन के सहयोग से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है। 14th नंबर क्वेश्चन है कि मेनी ए टाइम वी सी अ टर्म इन द न्यूज़पेपर आईपीओ। तो सिंपली आईपीओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो दोस्तों आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, आए दिन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फेडरल रिजर्व इज द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो दोस्तों फेडरल रिजर्व एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। जिस तरह से भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी तरह से अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के आपको शॉर्ट वीडियो टॉप 15, टॉप 20, टॉप 25, टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज आप लोगों के लिए आते रहेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।